अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म क्या होती है और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा कि आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट टाइप थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने आगे फिर फर्दर क्लासीफाई किया था 5 कैटेगरीज़ के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म उसकी फ़र्स्ट टाइप है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी सेकंड टाइप पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप थी उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ टाइप जो उसकी थी वो थी मेटामेरिज्म, और नंबर 5th पे जो उसकी टाइप थी वो थी टाटोमेरिज्म। आज हम आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अब इस आइसोमेरिज्म की आगे फिर फर्दर 2 नेम्स हैं, ठीक हो गया। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। और नंबर 3rd पे जो इसका नेम आएगा वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास एक ही आइसोमेरिज्म के 3 डिफरेंट नेम हैं, ठीक हो गया। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती क्या चीज़ है, ठीक हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी डिफाइन। अब देखिए, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कंपाउंड्स दैट हैव सेम structural formula, compounds that have same structural formula but they differ with respect to the position of identical groups इन स्पेस। अब इस बात को समझें। हमने कहा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक हो गया, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब उस कंपाउंड के अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। अब इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए कि बाज़ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास मेन हम कहते हैं कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। और हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड शो फ्री रोटेशन। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है ये फ्री रोटेशन शो करता है, ठीक हो गया। जैसे ये देखिए, बिल फर्ज अगर मेरे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए। अब इस कार्बन के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, दूसरा ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ H, और तीसरा ग्रुप लगा हुआ है Cl। अब इसी तरह इस कार्बन के साथ भी CH3, दूसरा ग्रुप लगा H और तीसरा ग्रुप लगा हुआ है Cl। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है, दिस बॉन्ड शो फ्री रोटेशन। अगर हम क्या करें, इस कार्बन को फिक्स कर लें, देन हम जब इसको रोटेट करेंगे तो देन इन ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। मतलब हम इस ग्रुप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चेंज कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसको रोटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास किसी किस्म के कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेंगे। मतलब ग्रुप्स की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन जब एक ऐसा केस हो जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो? डबल बॉन्ड हो। अब अगर इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास CH3 और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे H, इसी तरह इस कार्बन के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है H। अब होगा क्या कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, हम कहते हैं इट शोज नो फ्री रोटेशन। अब यहाँ पे कोई फ्री रोटेशन नहीं होगी। सिंगल बॉन्ड में इसलिए हो जाती है क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज़ सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? हमें पता है कि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो हम इजीली कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिसकी वजह से जो ग्रुप होंगे, मतलब कार्बन के साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, उनकी पोजीशन
क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। लेकिन जब दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं तो देन अगर हम इनको रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्री रोटेशन नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो होगा तो वो तो रोटेट कर जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड चूँकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है तो लिहाजा इसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन नहीं होती। तो अब होगा क्या, जब रोटेशन नहीं होगी तो रोटेशन की वजह से जो ग्रुप जहाँ पे लग जाएगा उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाएगी। जैसे इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है कि दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की ऊपर वाली साइड पे आ रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं। अगर हम इसी तरह के एक और कंपाउंड लिखें उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे क्या हो गया CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब देखें कि ओवरऑल जो हमने डेफिनेशन में भी बात की थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो अगर आप लोग इस कंपाउंड इन कंपाउंड्स के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे देखें इस वाले कंपाउंड में दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे और दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की नीचे वाली साइड पे हैं। लेकिन इस कंपाउंड में देखें कि दोनों सेम ग्रुप जो आइडेंटिकल जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट पोजीशन है, मतलब उनकी पोजीशन क्या आ रही है, इस वाले कंपाउंड की निस्बत क्या आ रही है, डिफरेंट। तो अब ये जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के कहलाएंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक जैसा है लेकिन ये कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है। किस बुनियाद पर कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन है वो क्या आ रही है, डिफरेंट। मीन इसमें दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या है, अपोजिट साइड पे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर और दूसरा नाम बनता है सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें काम करना है वो ये करना है कि हमने इसमें अब आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। ठीक हो गया। तो सिस आइसोमर की अगर हम डेफिनेशन देखें, सिस आइसोमर दोज आइसोमर्स इन विच सेम ग्रुप्स लाई on same side of the double bond, on same side of the double bond। ऐसा आइसोमर सिस होगा जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे। ठीक हो गया। और ट्रांस आइसोमर में फिर क्या होगा, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, हम कहते हैं द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप्स lie on different side of double bond। अब देखिए सिस आइसोमर में दोनों जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे वो सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, जबकि ट्रांस आइसोमर में दोनों सेम ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट साइड्स पे होंगे। जैसे कि आप इसमें देखें ये वाला जो आइसोमर है इस कंपाउंड में दोनों आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड की एक साइड पे हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड की क्या है, ऑपोजिट में डिफरेंट साइड पे हैं। ठीक हो गया। तो जिसमें दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे होंगे उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर, और जिसमें ऑपोजिट साइड पे होंगे इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। सिस का मतलब होता है सेम, मीन कि इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पे होंगे, जबकि ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होंगे, आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर और ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर। ठीक हो गया। उसके बाद अब किसी भी कंपाउंड के लिए कि वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशंस, कि किसी भी कंपाउंड के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होंगी, लाजमी तौर पर कंडीशन के वो कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है वो आपने याद रखनी है। अब वो कंडीशन कौन सी है, हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन टू ग्रुप्स attached to the same
कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। अब देखिए सबसे पहले कि हम ये चेक करेंगे कि कंपाउंड आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं या करेगा। तो उसके लिए आपने ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन होगी, अगर तो उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं फिर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगी। अगर वहाँ पे सेम ग्रुप लगे होंगे तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि अब देखिए ये वाली जो एग्जांपल है इसको हम बोलते हैं 2-ब्यूटीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है? 2-ब्यूटीन। अगर इसकी निस्बत हम ले लें यहाँ पे 1-ब्यूटीन, तो 1-ब्यूटीन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो है H2C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा CH2 CH3। ठीक हो गया। अब जब हम इसका आइसोमर्स बनाएंगे तो उस केस में अब देखिए ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनको आप पहले लिख लें यहाँ पे। अब इस कार्बन के साथ देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। इस केस में इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है ये वाला CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा H। अब ज़रा देखें क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाली कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप लगे हैं। तो बेशक इसको हाइड्रोजन को ऊपर कर लें या इसको नीचे कर लें, तो इस तरह कोई भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर मतलब इसकी जो अरेंजमेंट पोजीशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो 1-ब्यूटीन है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरे होते। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो भी कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा उसके साथ जो सेम कार्बन के साथ जो दो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है 1-ब्यूटीन के केस में कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, जिसकी वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि 2-ब्यूटीन शो करता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बन के साथ दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह इस साइड पे भी दोनों क्या है? डिफरेंट। लेकिन इस केस में एक साइड पे तो डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स, जिसकी वजह से ये वाले जो कंपाउंड है 1-ब्यूटीन ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो यही बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई 1-ब्यूटीन डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाइल 2-ब्यूटीन शो। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और वो है 2-पेंटीन की। 2-पेंटीन, तो 2-पेंटीन की हमारे पास जो इसके आइसोमर्स बनते हैं कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ पे हमारे पास होगा CH2 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ पे लग जाएगा H। अब इसका दूसरा आइसोमर बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब देखिए इसमें ये भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी क्या है? अल्काइल ग्रुप। मेन सेम ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप। अभी चल आगे जाकर हम देखेंगे कि इनको हम प्रायोरिटी साइन करते हैं, फिर पता चलता है कि कौन सा आइसोमर सीज है और कौन सा ट्रांस है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे ग्रुप्स की बुनियाद पर कि इसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो लिहाजा ये आइसोमर कौन सा होगा? सीज। और इसमें देखिए सेम ग्रुप डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चारों ग्रुप्स आपको क्या नज़र आएंगे? डिफरेंट आएंगे। तो वहाँ पे आपने किस तरह से ये डिसाइड करना है कि कौन सा सीज आइसोमर होगा और कौन सा ट्रांस आइसोमर होगा। तो उन कंपाउंड्स के लिए अभी हम एक रूल को फॉलो करेंगे और उस रूल का नेम है सिप रूल। ठीक हो गया। अब जैसे कंपाउंड में ले रहा हूँ यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। अब आपने इसके सिस ट्रांस आइसोमर शो करने हैं। ठीक हो गया। 1 ब्रोमो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ये Br है, ये पहली कार्बन से साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl लगा होगा और उसके बाद क्या है? CH3। तो ये बन गया 1 2 3, 1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है क्लोरो, तो इसलिए ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। क्योंकि 3 कार्बन वाली प्रोपीन अल्केन है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। अब जब इसके आइसोमर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड, अब इस कार्बन के साथ एक तो लगा हुआ है हाइड्रोजन और दूसरा इस कार्बन के साथ ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन। अब इसी तरह इस वाली कार्बन के साथ एक तो लगा हुआ है Cl और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे CH3। जब हम इसका आइसोमर बनाएंगे तो उस केस में कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे Br,
इधर H आएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं अब CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा आइसोमर सीज है और कौन सा ट्रांस है। पहले तो जो हमने एग्जांपल ली तो वो बिल्कुल इजी थी, हमें सेम ग्रुप मिल जाते थे कि अगर वो सेम साइड पे आ रहे हैं तो उसका बोलेंगे सीज है, अगर ऑपोजिट पे आ रहे हैं तो वो ट्रांस है। लेकिन ज़रा इसमें हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो सारे ग्रुप ही क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने किस तरह से ये बताना है कि कौन सा सीज है और कौन सा ट्रांस है। तो अभी मैंने बात की है कि यहाँ पे हमने एक रूल फॉलो करना है और उस रूल का नेम है सिप रूल। क्या नेम है? सिप रूल। अब सिप रूल में जो सी है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कैन। किसको शो कर रहा है? कैन। आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इन गोल्ड। और जो यहाँ पे पी है, पी का मतलब होता है प्री लॉग। तो ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने इस रूल को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो जब भी कंपाउंड्स के बारे में मतलब सीज ट्रांस का डिसीजन करना हो तो इसके लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर साइन करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर साइन करते हैं। और इस प्रायोरिटी ऑर्डर की जो बुनियाद है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे हम करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर साइन करना है एटॉमिक नंबर, जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी 1 होगी। जैसे कि आप देखें, जब भी हमने कार्बन को लेना तो अलग-अलग देखेंगे। इस कार्बन को छोड़ दें, पहले इस कार्बन को देखेंगे, ठीक हो गया। अब इस कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, सॉरी 1 ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन। तो पहले आप यहाँ पे प्रायोरिटी साइन करेंगे किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ब्रोमीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी क्या होगी? 2। अब इसको छुपा लें, इस कार्बन पे आ जाएं। तो इसमें देखें एक Cl एटम लगा है और दूसरा CH3 है। तो यहाँ पे भी आपने प्रायोरिटी साइन करनी है किस बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है जबकि कार्बन का 6 है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 होगी और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? यहाँ पे 2 होगी। अब इस कंपाउंड पे आ जाएं तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 और इसमें इसकी प्रायोरिटी क्लोरीन की 1 है और यहाँ पे प्रायोरिटी 2 है। अब आपके सामने प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सीज है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। तो इस केस में अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हो डबल बॉन्ड के तो वो होगा सीज, और जिसमें सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट आ रहे होंगे तो वो होगा ट्रांस। गौर करें इस कंपाउंड में, देखें इधर भी ऊपर वाला प्रायोरिटी 1 वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी प्रायोरिटी 1 वाला ग्रुप। तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे है, मीन 1 ऊपर है और 2 प्रायोरिटी वाले नीचे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये सीज आइसोमर होगा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो इस केस में भी आप इसको प्रायोरिटी साइन कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ फर्दर कार्बन है, मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 2। इसी तरह यहाँ पे ये प्रायोरिटी 1 है, ये 2, इसकी प्रायोरिटी 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर प्रायोरिटी इसकी। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे, और इसको हम बोलेंगे सीज आइसोमर। यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। आखिरी एग्जांपल है, जैसे कि ये देखें, अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन, उसके बाद इधर Br और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, देन दूसरा इसका आइसोमर जब बनेगा इधर I कर लेते हैं, नीचे F को लिए Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। अब इस कंपाउंड में भी आपने बताना है कौन सा सीज है और कौन सा ट्रांस है। तो इस केस में भी आपने इसी रूल को फॉलो करना है और प्रायोरिटी ऑर्डर साइन करना है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। जैसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 2। अब इस केस में आयोडीन का ज़्यादा होता है, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 2। इसी तरह यहाँ पे प्रायोरिटी 1 और ये क्या होगा? 2, देन यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 2। तो आप बताएं इसमें कौन सा सीज ट्रांस है। तो आपने वही डिसीजन करना है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर को साइन देख लें, जहाँ पे सेम प्रायोरिटी ऑर्डर वाले जो ग्रुप है अगर ऑपोजिट आ रहे हैं तो वो ट्रांस होगा। तो इस केस में ये क्या है? ट्रांस आइसोमर।
यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सीज आइसोमर होगा। क्या होगा, सीज आइसोमर। अब लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने डबल बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन करवानी है तो इसके लिए पहले हमें पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें टू मच अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर होती है। फिर उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी किसके अकॉर्डिंग, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसके हमने पढ़ा इसको सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसको कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने डेफिनेशन याद करनी है, नेसेसरी कंडीशन याद रखनी है, और उसके बाद जो हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब 1 ब्यूटीन शो करती है जबकि 2 ब्यूटीन शो नहीं करती, उसके रीज़न। और देन एट दी एंड आपने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग कोई फ्री रोटेशन नहीं होती जबकि सिंगल बॉन्ड के गिर्द फ्री रोटेशन होती है, इसकी क्या रीज़न है। पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और वो बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। ठीक हो गया। और उसकी रोटेशन आसानी से हो जाती है, लेकिन जब कि पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, तो जब उसको रोटेट करेंगे तो देन वहाँ पे हिंड्रेंस होती है, वो टूट तो सकता है लेकिन फ्री रोटेशन नहीं कर सकता। अगर हमने फ्री रोटेशन करवानी है डबल बॉन्ड के लॉन्ग तो देन हमें पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ करेंगे और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह।